नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। आज इस वक्त में हम कुछ बड़ी खबरें देखेंगे जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे इस समय की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और वो है कि आरजी कर रेप मर्डर मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया है। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस पर सबसे पहले बात करेंगे और उसके बाद आज की खास चर्चा हम करेंगे खास मेहमानों के साथ दिल्ली के त्रिकोणीय संघर्ष पर। कितना त्रिकोणीय होगा इस बार, और अगर त्रिकोणीय संघर्ष होता है तो नतीजे पर इसका क्या असर होगा, इस पर करेंगे बात। और इसके बाद बात करेंगे कि किसान नेता डल्लेवाल, उन्होंने अनशन तोड़ा, उसके बाद उनको मेडिकल सहायता मिलनी शुरू हो गई है। और अच्छी बात यह है कि 14 फरवरी को केंद्र सरकार से इन किसान नेताओं की बातचीत भी होनी है, तो इस पर भी होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। आरजी कर रेप मर्डर केस में संजय रॉय को उम्र कैद, सियालदह की अदालत ने सुनाई सजा। पिछले साल अगस्त में महिला डॉक्टर हुई थी हैवानियत का शिकार। दिल्ली के चुनावी रण में प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। भाजपा ने आपकी फंडिंग पर लगाया गंभीर आरोप। देश विरोधी ताकतों के साथ संबंध रखने पर घेरा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जल्द लागू होने का रास्ता साफ। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी नियमावली को मिली मंजूरी। सीएम धामी ने कहा लगभग पूरी हुई सभी प्रक्रियाएं और प्रशिक्षण। 55 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अनशन खत्म होने के बाद डॉक्टरी सहायता शुरू। केंद्र सरकार से 14 फरवरी को होगी बातचीत। संत चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका पर बांग्लादेश हाईकोर्ट में आज सुनवाई। हिंदू अल्पसंख्यकों की उठाते रहे हैं आवाज। देशद्रोह का आरोप थोपकर पिछले साल नवंबर में उनको किया गया था गिरफ्तार। और आज से डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगी अमेरिका की कमान। वॉशिंगटन में मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे शपथ। समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। पद संभालते ही ट्रंप लेंगे कई बड़े फैसले। इस वक्त की हेडलाइंस के बाद इस वक्त की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर कोलकाता से, जहां आरजी कर रेप मर्डर मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया है। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद, संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सियालदह जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी संजय रॉय को दोषी पाया था और आज सजा का भी ऐलान कर दिया गया। पिछले साल 9 अगस्त को महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। आपको याद होगा कि किस तरह से इस चीज को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे। कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले साक्ष्यों के आधार पर संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। और हम आपको जरा इसके पीछे की बातें बता देते हैं कि कब कुछ इसमें मुख्य रूप से हुई हैं। 9 अगस्त 2024 को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हत्या और दुष्कर्म का मामला सामने आया था। दस अगस्त को मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था। 24 अगस्त को संजय रॉय समेत 6 लोगों का लाई डिटेक्शन टेस्ट हुआ था। वहीं 7 अक्टूबर को संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट हुई थी। 18 जनवरी 2025 को आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया गया और आज 20 जनवरी को सजा का दिन था, तो उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो 18 जनवरी को कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया था और आज सजा का ऐलान कर दिया गया। और इस मामले में ज़्यादा संभावना तो इस बात की थी, बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि सजाए मौत यानी फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी, लेकिन उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन अदालत ने जो ये उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, इस मामले में
क्या कुछ रहा और क्या कुछ सभी पक्षों का कहना है। तो पीड़िता के अभिभावकों के वकील ने इस सुनवाई के बाद क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस समय सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस मामले पर और ज्यादा जानकारी के साथ, और साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी इस मामले पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। तो सीधे पहले प्रसेनजीत दा, जिस तरह से कि इस पूरे मामले में खबर आई, देखिए सबसे ज्यादा तो उम्मीद थी, सबसे ज्यादा संभावना थी कि फांसी की सजा हो सकती है, सजाए मौत का ऐलान हो सकता है, लेकिन इस समय सभी लोग यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में ये मामला क्यों नहीं आया। क्या जो अदालत है उसको ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला नहीं लगा, या फिर फांसी की सजा को लेकर के जो इन दिनों एक बात होती है कि भाई ये ना के बराबर दिया जाए, उसका कोई असर अदालत पर दिखाई पड़ता है इस फैसले पर। पसीदा, अब तक आवाज आ रही है? हाँ जी ठीक। हाँ लालचंद, अब आवाज ठीक है, बताइएगा क्या जी। पूछ मैं रहे ये थे आप? पूछना चाह रहा था प्रचेदा कि सब लोग उम्मीद कर रहे थे, ज्यादातर लोग, कि फांसी की सजा इस मामले में हो सकती है, क्योंकि सब लोग मान के चल रहे थे कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। लेकिन अदालत ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मान करके इसमें फांसी की सजा नहीं दी। आखिर कहां पर, या अदालत की तरफ से कुछ ऐसा आया है कि अदालत ने इसको आखिर क्यों नहीं माना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर? नहीं लालचंद, इसी जगह पे सारे कंफ्यूजन, सारे पेच अटका हुआ है, क्योंकि अदालत की तरफ से अभी भी हमारे पास इसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि आम जनता के हिसाब से, आम नागरिक के हिसाब से हम लोगों ने, हम और आप या हमारे सारे साथी 9 अगस्त से 20 जनवरी तक इस मामले की जितने सारे पहलुओं को लेकर बात किया है, जितने सारे पहलुओं को लोगों के सामने, दर्शक के सामने, देश के सामने लाने की कोशिश किया है। अदालत की भाषा क्या है क्या नहीं है तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन अस्पताल में, एक सरकारी अस्पताल के अंदर एक सरकारी डॉक्टर, उनकी इस तरह से मौत हो जाना जी, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, ये सब कुछ मिला के एक ऐसी स्थिति सबकी मन में, सबकी जहन में बैठ गया था कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इंसिडेंट है। क्योंकि जैसे तब हमने बार बार डिस्कस किए हैं कि ये सबसे प्रोटेक्टेड एरिया है। एक तो किसी लड़की का जो वर्क प्लेस है वो सबसे प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, बिल्कुल। दूसरी बात है ये कि सरकारी प्रेमाइस है और डॉक्टर ऑन ड्यूटी थी, तो इसके बाद भी अदालत की तरफ से इसे क्यों रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना गया, ये सवाल यहाँ पे सबके मन पे है जी। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि इतना डिटेल में अदालत अभी तक गए नहीं है। ठीक है। जब तक हो सकता है कि शाम को इसका डिटेलिंग अपलोड ना हो जाए, इसीलिए माँ बाप की तरफ से अपना खेद जताया गया है जी। और उनकी तरफ से बता दिया गया कि हम उच्चतर अदालत में जाएंगे और ऐसा नहीं हो सकता है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ विनोद जी भी जुड़े हुए। विनोद जी, जो अभी हम बात कर रहे थे कि सब लोग, जैसे प्रसिद्ध अभी कह रहे थे कि सब लोग ये मान के चल रहे थे कि ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, लेकिन जैसे इस मामले में देखिए, पहले एक तो सवाल इस पर उठा कि कोलकाता पुलिस ने इसके जांच की शुरुआत की, उसके बाद सिर्फ एक आदमी को दोषी करार दिया, एक आदमी को आरोपी बनाया, संजय रॉय को। अब सीबीआई के बारे में ये कहा गया कि भाई ऐसा कोलकाता पुलिस ने कुछ ऐसे भी आरोप लगे विपक्ष के द्वारा कि सबूतों को मिटाने का काम किया, इसलिए दूसरा आरोपी नहीं बन पाया। क्या इसका असर कहीं ना कहीं इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बनाने में भी पड़ा क्या? क्योंकि ऐसे सवाल लगातार इसमें उठते रहे अगर इसके बैकग्राउंड में जाएं, इस केस के बैकग्राउंड में। लाल जी, अभी प्रसेनजीत जो कह रहे थे उससे मैं अलग बता रहा हूं। अभया के गुनाहगार कौन है? क्या ये सिर्फ संजय राय ही था या कुछ कोई और भी था? आप जब सीबीआई पे ये सवाल उठाते हैं कि सीबीआई ने उस दलीलों को सामने में नहीं रख पाया,
तो आप सोचिए कि उस अभया की किस तरह से निर्मम रेप और उसके बाद हत्या हुई थी। और उस हत्या के बाद अब 24 घंटे के बाद उस हत्या की जांच शुरू हुई थी। आप सोचिए उस समय की जो घटना हुई थी उसके सारे साक्ष्य मिटा दिए गए थे जी। आप सोचिए उस घटना को, जो उस समय में कोई जस्टिस देने की बात तो दूर, सीधे सीधे फोन करके हॉस्पिटल से कहा गया था उसके माँ बाप को कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। इतनी निर्मम हत्या रेप की घटना हिंदुस्तान में शायद नहीं कही गई होगी, जिसमें ब्लफ ही ब्लफ रखा गया था। और इस ब्लफ के बाद अब प्रसेनजीत और हम आप लोग कितने महीनों से इसको करते रहे, करीब से इस खबर को देखते रहे हैं जी। ये तो सच में कह सकता हूं कि आज की तारीख में ये शर्मसार करने वाली चीज है। बिल्कुल कि आप शर्मसार करने वाली चीज है कि अकाउंटेबल कौन है। आज वहां की कलकत्ता की पुलिसिंग, जो वो पुलिसिंग पूरे अपने ये सिविल वॉलंटियर्स को, जो संजय राय पुलिस के ही एक महकमा में काम कर रहा था, जिसके उस सिक्योरिटी में उसके हॉस्पिटल में आना जाना था, और वो एक तरह के इस तरह का कुकांड कर रहा है और उसका सबूत मिटाने के लिए पूरे पुलिसिंग, पूरी व्यवस्था, पूरे सिस्टम उसके साथ खड़ी हुई थी। तो आप सीबीआई के हाथ में जांच की कितनी प्रक्रिया कितने दिन के बाद आई थी, जब वहां सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लिया था, इस पे काम फैसला लिया था, इसमें हाई कोर्ट ने दखल दी थी। तो आप सोचिए कि उस समय का कि एक अभया की न्याय पाने के लिए जो जद्दोजहद उसके मां बाप का था, सैकड़ों डॉक्टर 6 महीने से ज्यादा सारे हॉस्पिटल छोड़ के अपना रोड पे खड़े हुए थे, सेक्रेटारिएट तक प्रदर्शन कर रहे थे। देश ने क्या क्या नहीं देखा। ये रेयरेस्ट का तो मैं कहता हूं कि ये अब तक के सबसे घिनौना से घिनौना कुकृत्य था जो कलकत्ता और पूरे देश ने देखा। ठीक है, मैं प्रसेनजीत आपके पास लौटता हूं, लेकिन उससे पहले जरा पीड़िता के अभिभावकों के वकील ने क्या कुछ कहा है उसको सुन लेते हैं, फिर आपके पास आता हूं। आज जो संजय का जो दोषी साब्यस्त किया था 18 जनवरी 2025 में, जो आज का सीबीआई का चार्जशीट और ट्रायल का बाद आज जो फांसी का जो सवाल उठा था, फांसी नहीं हुआ, उन लोग को आमृत्यु जो कारावास, आमृत्यु जेल उनको हुआ, और उसी का साथ साथ फाइन भी हुआ तीनों सेक्शन में। 64 रेप में जावज्जीवन, 66 में आमृत्यु कारावास और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको जावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्ट लर्नेड कोड जो 10 लाख को और 7 लाख और 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। और इस मामले में एक और वकील जो हैं उनकी बातें सुन लेते हैं, उसके बाद प्रसिद्ध आपके पास आता हूं। इस मामले में एक और वकील शामिल थे, उनका हम लोग जो बोले थे कि देयर हैज बीन अ सीवियर लैचेस फ्रॉम द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, देयर इज अ सीवियर लैचेस व्हिच वी पॉइंटेड आउट इन आवर आर्गुमेंट, एंड टुडे इज द result of such a investigation whereby we always prayed for the highest level of punishment, but the learned court has given the life sentence of the accused person, and we have pointed out the latches of the investigation that created a confusion in the mind of the learned court. That is the reflection of the judgment. जुड़ते हैं प्रसिद्ध, आपने दोनों वकीलों की बातें सुनी, आपको जोड़ना चाह रहे थे, जोड़िए। लालचंद, मैं थोड़ा अदालत के बाहर जाना चाहता हूं। जो विनोद कह रहा था कि असली गुनहगार कौन है, असली गुनहगार अगर इसके बारे में हम चर्चा करें तो इसके पीछे एक राजनीति समझना जरूरी है जी। ये जरूरी है कि मैं कल भी कहा था कि कोलकाता पुलिस या सीआईडी का मतलब है प्रदेश की सरकार और सीबीआई का मतलब है केंद्र की सरकार। ये नैरेटिव बनाने में बंगाल की जो राजनीति है ये सफल रहा। ये सही है या गलत है अलग बात है, लेकिन आज की इस फैसले के बाद बीजेपी के लिए, सीबीआई के लिए एक तरह की लोगों की मंशा और तृणमूल कांग्रेस और कोलकाता के लिए एक तरह की मंशा। अब ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की कहना है कि देखिए हम ही संजय राय को मुख्य आरोपी बताए थे,
आपने भी मानने के लिए मजबूर हो गया है। आपने ऊपर से सीबीआई ऐसा तहकीकात कर नहीं पाए कि संजय राय को फांसी ठीक है। हो जाए, ठीक है। ऐसा आपने कर नहीं पाए, इसीलिए सीबीआई ठीक तरह से तहकीकात नहीं कर जी। पाए, केंद्र की सरकार ठीक तरह से तहकीकात नहीं कर पाए। ये राजनीति होने जा रहा है आगे लालचंद। ठीक है, इस मामले में बहुत कुछ बातें हैं दादा। जिस तरह से हम जानते हैं कि किस तरह से इसमें जो संदीप घोष मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे और इसके साथ जो पुलिस जिस पुलिस टीम की अध्यक्षता में ये जांच हो रही थी, यहाँ तक कि जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर थे उस पर भी गंभीर सवाल उठे थे। विनोद जी, आपकी एक छोटी सी टिप्पणी कि जिस तरह से इस पर सवाल उठे थे और जो बात ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल काफी ज्यादा बना दिया गया था, जो प्रसेनजीत बहुत सही कह रहे हैं कि ये देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि उसके माँ बाप, ये सैकड़ों डॉक्टर, ये सारे लोग न्याय के लिए पिछले साल में आप देख रहे थे किस तरह के संघर्ष कर रहे थे और उनका वो संघर्ष, उसके माँ बाप की पीड़ा, इस देश की पीड़ा, क्या ये पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ जाए? आज भले ही टीएमसी और उसके लोग जो भी नैरेटिव बना रहे हों, लेकिन सवाल यह है कि इस न्याय को रोकने के लिए कौन सामने में खड़ा था? ये सवाल क्या टीएमसी और उनकी सरकार ममता बनर्जी इस चीज से कभी अपने को हटा सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल। कि पूरे के पूरे जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस था, उस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को खत्म करने की साजिश किसने की थी? ये सवाल, ये कलंक कम से कम मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी कभी जिंदगी में धो पाएगी। और अभया को क्या डिसीजन, ये निर्णय, न्याय मिला है, ये तो आने वाला भी कोर्ट बताएगा कि अभी हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, बहुत सारी बातें होगी। ये तो अभी एक सिर्फ लोअर बिल्कुल, अभी फिलहाल ये निचली अदालत का फैसला है। जरूर इस मामले में दोनों पक्ष जा सकते हैं ऊपर की तरफ और कम से कम जो पीड़िता महिला डॉक्टर है उनके परिवार वाले तो कह ही रहे हैं कि वो तो ऊपर जाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत दा जुड़ने के लिए। और विनोद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज एक खास चर्चा हम करने वाले हैं, दिल्ली की त्रिकोणीय राजनीति कितनी त्रिकोणीय है और इसका क्या असर होगा, इस पर खास चर्चा करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और खास चर्चा खास मेहमानों के साथ हम दिल्ली की राजनीति पर करने वाले हैं, चुनावी गणित पर चर्चा करने वाले हैं कि इस बार कुछ ज्यादा दिलचस्प दिखाई पड़ रही है। दिल्ली में त्रिकोणीय संघर्ष की कोशिश चल रही है क्या? दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। अपने स्टार प्रचारकों को कांग्रेस ने भी मैदान में उतार दिया है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने वाले हैं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और भी है। नई दिल्ली सीट से अपने उम्मीदवार संदीप दीक्षित के प्रचार के लिए राहुल गांधी पदयात्रा करने वाले थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संदीप दीक्षित के बहाने कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के खिलाफ दिखाना चाहती थी मजबूत लड़ाई, लेकिन जंग से तो सेनापति अब तक पीछे ही हैं, गायब हैं। वैसे तीनों प्रमुख दल, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, उसने दिल्ली में लोक लुभावन वादों की तो झड़ी लगा दी है। फ्री बी योजनाओं के जरिए वोटरों को साधने की भरपूर कोशिश की जा रही है तीनों दलों के द्वारा। दिल्ली में पिछले वर्षों में कांग्रेस की जगह आपने उनके वोट बैंक को, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ले ली है और मुकाबला अब सीधे बीजेपी से आम आदमी पार्टी का हुआ करता है। लेकिन क्या इस बार कांग्रेस पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने जा रही है क्या? जानकार ऐसा नहीं मानते। आम आदमी पार्टी के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस पार्टी ने फ्रेंडली मैच का भ्रम तोड़ने की कोशिश तो की थी, लेकिन गठबंधन की मजबूरी में खुलकर मैदान में आने से हिचकिचा भी रही है, यानी दुविधा में। मुस्लिम बहुल इलाके सीलमपुर से राहुल गांधी की रैली आपके लिए खुला संदेश भी था कि अपने पारंपरिक वोट को लेकर कांग्रेस सजग भी हुई है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि केजरीवाल की सियासत झूठ पर टिकी हुई है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो वहीं बीजेपी केजरीवाल के 12 साल के शासन की अव्यवस्था और भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा मान रही है। बीजेपी केजरीवाल को आज भी भ्रष्टाचार की आरोपी मान रही है। 2013 के से पहले तक कांग्रेस के वोट बैंक पर
जो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, उस पर अब आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया है। पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ गिरते गिरते 4% तक सिमट गया था, लेकिन 2013 में 29% वोट शेयर वाली आम आदमी पार्टी 2020 में 62% वोट हासिल करने में कामयाब हुई थी। 2015 और 2020 में तो कांग्रेस अपनी खाता तक नहीं खोल पाई थी, लेकिन बीजेपी ने 2013 के बाद हमेशा अपने वोट शेयर में थोड़ा इजाफा ही किया है। साथ ही लगातार दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं, वो चाहे आप 14 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, 24 देख लीजिए, लगातार जीती है। कुल मिलाकर दिल्ली का दंगल तो दिलचस्प हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जहरीली हवा में सांस लेने वाली दिल्ली क्या कभी प्रदूषण और कूड़े के पहाड़ को भी मुद्दा बनाएगी? यह देखना अभी बाकी है कि ये सब मुद्दे कब बनेंगे दिल्ली के। तो भाजपा आम आदमी पार्टी पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। सुनिए क्या कहना है भाजपा का। मेन होल्स खुले हुए हैं, 25-25, 30 फुट गहरे मेन होल है। कोई गिर जाए तो बचेगा नहीं। बताया गया कुछ बच्चे गिर के इनके पीछे देहांत भी हुआ है। लेकिन घोगा, बवाना, नरेला, यहाँ 50,000 से ज़्यादा फ्लैट, जिसमें केंद्र सरकार का 60% से ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। ये गरीबों को, सफाई कर्मचारियों को, मजदूरों को दिए जा सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जानबूझकर इसमें रोड़ा अटकाते रहे, अहंकार की वजह से, धोखे की वजह से, कि गरीब लोगों का भला ना हो जाए। तो वही कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली की जनता अब बदलाव चाह रही है। बर्बाद किया है केजरीवाल ने दिल्ली को, तुमने कालका जी को। 10 साल सांसद रहे, 10 साल। आज भी तीनों पार्षद इनके सांसद हैं। क्या काम हुए? चलिएगा। नाली, सीवर, सड़क, तारों के जाल, कूड़ा और गंदगी, अपराध, सब लोग दुखी और परेशान है, बदलाव चाहते हैं। वही आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा के नई दिल्ली के प्रत्याशी परवेश साहिब सिंह वर्मा की संपत्ति पर सवाल उठाया। मगर ये भाई साहब जो प्रवेश वर्मा है, मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। वो ये हमें बताएं कि ये जो मूवेबल एसेट्स है इनके 3 करोड़ 20 लाख से 2915% जो ग्रोथ हुई है, ये कमाल की। और टोटल एसेट्स जो इनके बढ़े हैं 15 करोड़ 52 लाख से 115 करोड़ 63 लाख, इसमें 645% की ग्रोथ है। वहीं बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, उनको भी सुन लेते हैं। हमने तो देश में बम धमाकों की रोक लगा दी, लेकिन दिल्ली में कुछ लोग हैं जो बम धमाकों की अफवाहें फैलाकर मां बाप को रुलाते हैं, मां बाप घबराते हैं और स्कूल बंद हो जाते हैं। तार किससे जुड़े हैं? अरविंद जी, आतिशी जी कोई जवाब देंगे क्या? कि राहुल गांधी जी भी यहां पे चुप रहेंगे, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? तो बीजेपी तो हमला कर ही रही है, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर डबल अटैक हो रहा है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं, इनको भी सुन लीजिए। हमसे विकास की बात करें ना, आप भी, मैं ये आग्रह है, हम विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के मुद्दे पे आए तो जवाब दें, आदमी अपनी बात पूछे। जब हिम्मत ही नहीं है इनमें से किसी पार्टी की विकास के किसी काम पर बात करने की, तो क्या कोई उलझे इनसे? तो ये जो दिल्ली की राजनीति है, बड़ी इस बार लगता है कि पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो इस बार कुछ ज्यादा दिलचस्प इसलिए हो रही है क्योंकि शायद त्रिकोणीय हो रही है। कितना त्रिकोणीय हो रही है, क्या असर होगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत एसएन सिंह जी इस खास चर्चा में। मेहर मिश्रा जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक भी हैं, बहुत बहुत स्वागत मेहर जी आपका भी। हमारे संवाददाता धीरज कुमार भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी तो जुड़े हुए हैं ही। मैं पहले सीधे धीरज के पास चलता हूं और कुछ अपडेट लेता हूं। धीरज, इस समय क्या लगता है कि आपको, जिसे कहते हैं कि कांग्रेस ने काफी कुछ किया, अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही करार दिया, अजय माकन ने, संदीप दीक्षित ने बहुत ताल ठोके, मुझे जरा ये बताइए, क्योंकि हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि कितना त्रिकोणीय होगा, मुझे जरा ग्राउंड की स्थिति बताइए। आपको ग्राउंड में कांग्रेस कितनी लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, बताइए। देखिए, ये सवाल दिल्ली की हर जनता जानना चाहती है कि क्या इस बार के मुकाबले में कांग्रेस कितनी मजबूती से
अपनी जो खोई हुई जमीन को हासिल करना चाह रही है या कांग्रेस प्रतीकात्मक राजनीति कर रही है। हमने जिस तरीके से सीलमपुर की रैली को देखा और उस रैली में हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की थी कि इस बार जबकि राहुल गांधी सीलमपुर पहुंचेंगे तो अरविंद केजरीवाल से बहुत सारे सवाल पूछेंगे। उनसे पूछेंगे कि दिल्ली की में जो ईमानदार आदमी आए थे और कांग्रेस को बेईमान बताकर उनकी ईमानदारी का क्या हुआ। जिन लोगों ने ये आरोप लगाया था कि शीला दीक्षित इतने एसीओ में रहती है तो वो आदमी ये जरूर बताते कि आखिरकार जो शीश महल है उसमें कितने एसी लगे हैं। आपने कहा था कि जमुना के प्रदूषण को हम साफ कर देंगे और 2022 में आपने कहा था कि हम डुबकी भी लगाएंगे। तो ऐसे सवाल की उम्मीद तो जनता के साथ थी बिल्कुल। और इसी उम्मीद के सहारे कांग्रेस के कैंडिडेट भी थे, जो सारे कैंडिडेट जो ये सोच रहे थे कि एक बार हमें जरूर राहुल गांधी की तरफ से इस चुनावी जो शंखनाद में एक हमें धार मिलेगा, जैसा कि धार जिसकी शुरुआत संदीप दीक्षित ने की या जिसकी शुरुआत आप कह रहे थे कि अजय माकन ने की और साफ तौर पे केजरीवाल को देशद्रोही तक कहा, एक तरीके से फर्जीवाल ने भी कहा। लेकिन एक तरीके से एक निराशा का स्वर हमें सीलमपुर से देखने को मिला और उसकी वानगी आज अंतिम रूप में भी हम आज देख सकते हैं कि आज एक बहुत बड़ी रैली हमें नई दिल्ली में देखना था और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमें संदीप दीक्षित को आज बुस्टअप करना चाहिए था राहुल गांधी के जरिए, लेकिन राहुल गांधी ने चाहे कारण जो भी हो वहां नहीं पहुंचे। फिलहाल तो लगता है कि कदम वापस खींच लिया राहुल गांधी ने। आता हूं आपके पास, लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं। विनोद जी, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या सच में त्रिकोणीय हो पाएगा और कितना त्रिकोणीय हो पाएगा, असर की बात तो बाद में, लेकिन जिस तरह से कि अभी धीरज भी बता रहे थे कि आज बड़ी रैली होने वाली थी लेकिन लगता है कि कदम वापस खींच लिए हैं। दूसरी तरफ अजय माकन को किस तरह साइड किया गया वो भी हमने देखा ही है। अजय माकन कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। संदीप दीक्षित वो थोड़े बहुत बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं का तो आज था प्रोग्राम, उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस ने वापस कदम खींच लिए। सच में त्रिकोणीय बना पाएगी कांग्रेस? बना रही है। देखिए, ये त्रिकोणीय मुकाबला बनाने का तो सबसे बड़ा जो ठेका है एक तरह से आप कहें कि कांग्रेस के नेता में राहुल गांधी की थी। कल जो आपने कांग्रेस पार्टी के जो स्टार प्रचारकों की जो सूची आप देखे होंगे तो कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी सारे अपने स्टार प्रचारक को दिल्ली में लगाया है। तो जनता तो जरूर उम्मीद कर रही थी कि भाई कांग्रेस पार्टी कम से कम एक लड़ाई में जरूर इस बार दिखेगी जी। और वो लड़ाई में दिखे, इसके लिए कंफ्यूजन क्या है जो आज संदीप दीक्षित, धीरज बता रहे थे कि आज संदीप दीक्षित के कॉन्स्टिट्यूएंसी नई दिल्ली में राहुल गांधी की पदयात्रा होनी थी, तो वो शायद एक मैसेज था कि राहुल गांधी एक मजबूत लड़ाई देने के मूड में हैं। और अगर राहुल गांधी आज इस पदयात्रा में शामिल नहीं हुए तो ये तो लोगों में एक भ्रम जाएगा कि राहुल गांधी इस कंफ्यूजन में है कि वो कांग्रेस के सिर्फ नेता हैं या इंडिया गठबंधन के विपक्ष के नेता हैं। अगर आपने देखा होगा कि पिछले दिन परसों ही वो बिहार के दौरे पे थे, लालू यादव ने खुलेआम कहा ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाओ, लेकिन राहुल गांधी सीधे लालू यादव के घर पे गए, उनके गौशाला से लेके हर जगह विजिट कर रहे थे, खाना भी खा रहे थे। तो वही वो जो ये चाह रहे हैं कि विपक्ष उनको नेता माने और विपक्ष का नेता बने, इसी कंफ्यूजन में वो शायद मुझे लगता है कि वो इस मुकाबला में सीधे राहुल गांधी सामने में नहीं आना चाहते हैं। कांग्रेस के जो दूसरे नंबर के नेता है संदीप दीक्षित बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं जी। यहाँ और लोकल लीडर को आप देखिए, अलका लांबा है या और जो सारे कांग्रेस के लीडर हैं अपनी मजबूती दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा उनके सामने में है कि ये 4% का वोट शेयर जो है ठीक है, वो कैसे कम से कम आप 20% 25% में लाएंगे, तभी तो जब आप मुकाबला करते हुए दिखेंगे। ऐसा करने में आपको आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से लड़ते हुए दिखना पड़ेगा, पोस्चरिंग करने से नहीं होगा। ठीक है। मिहिर जी, क्या आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, संजय सिंह ने जो खुली धमकी दी थी कि अजय माकन के खिलाफ एक्शन लो नहीं तो इंडी गठबंधन से बाहर कर देंगे, वो तो खैर नहीं किया, 24 घंटे बीत भी गए। लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिला मिहिर जी, कि एक एक करके इंडी गठबंधन के बाकी दल जो हैं उन्होंने, बहुत सारे दलों ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पक्ष में बयान दिए। ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो। क्या कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो कदम बढ़ा रही थी कांग्रेस, उसको बैकफुट पर धकेलने में कामयाब हो गई है क्या मिहिर जी? लालचंद जी, एक्चुअली इसमें दो
दो पहलू इसके हैं। पहला पहलू ये है कि कांग्रेस इस देश में खुद को, जब से वो सत्ताच्युत हुई है, सत्ता से हटी है साल 2014 में, तब से खुद को विपक्ष के नेतृत्व का स्वाभाविक दावेदार मानती रही है। जैसे कभी 60 साल उसने कांग्रेस ने रूल किया, तब खुद को स्वाभाविक रूप से सत्ता का हकदार मानती थी। अब वो विपक्ष का जो लीडरशिप की बात आती है तो कांग्रेस का स्वाभाविक दावा होता है, और ठीक है, बनता भी है, भाई बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन वो इतिहास था। अब वर्तमान है, और वर्तमान ही यथार्थ है। यथार्थ क्या है? कांग्रेस कितने राज्यों में सीमित रह गई है। सवाल यह है कि विपक्ष में जो भूमिका कांग्रेस को निभानी चाहिए थी, कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें बुरी तरीके से नाकाम रही। और ये हम सब लोगों ने देखा है, लालचंद जी की हरियाणा में भी ये खेल देखने को मिला, बाकी स्टेटों में देखने को मिला, पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। तो आखिर ऐसा वो कौन सा फैक्टर है जो कांग्रेस अब एक इरिटेंट का रोल निभाती है? एक्चुअली कांग्रेस अब दिक्कत क्या है कि वो जो एक स्वाभाविक दावेदारी थी, उसको कांग्रेस ने खुद ब खुद गंवा दिया। तो स्थिति यही है। और जहां तक दिल्ली चुनाव की अगर बात करूं, दिल्ली चुनाव में कांग्रेस कहीं लड़ाई में है ही नहीं। मैं भी एक बहुत दिलचस्प आप भी एकदम रिजेक्ट कर रहे हैं कांग्रेस को चुनाव में। हाँ, कांग्रेस को आप भी एकदम बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं। और इसकी वजह यह है लालचंद जी कि पिछले चुनाव का आंकड़ा मैं बताऊं, कम से कम ऐसी 10 सीटें थी जहां पर 5000 से कम वोटों का निपटारा हुआ, इंक्लूडिंग पटपड़गंज, और ऐसी कई सारी सीटें थी। ठीक है 5000 में नंबर 1 कौन? आप। नंबर 2 कौन? बीजेपी। कांग्रेस तो कहीं सीन में थी नहीं। नंबर 2 के पास मैं जरा चलता हूं, जिसको आप नंबर 2 कह रहे थे। एसएन सिंह जी, ये क्या गेम होता है? देखिए, अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो कहा जाता है, राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इसका फायदा आपको मिल सकता है। लेकिन आपसे एक सवाल ये कि लोकसभा चुनाव में आप देखिए 2014, 2019, 2024 सातों की सातों सीटें आपका वोट प्रतिशत बम्पर, बिल्कुल कभी 56%, कभी 60%, 55% से ऊपर। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो आपको 3 कोना बनने की तलाश है, त्रिकोणीय बनने की, कि यह मुकाबला त्रिकोणीय बने तो आपकी कुछ ज्यादा सीटें निकलेंगी। लालचंद जी, देखिए, दिल्ली के चुनाव का परिणाम बहुत सार्थक, सुंदर और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जो है वो विकास के मुद्दे को लेकर गई है, मोदी जी के गारंटी को लेकर गई है, और जो उजाला, किसान सम्मान निधि, गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए पूरे देश में जो कार्य की उसको लेकर गई है। हमारे भी मित्र आम आदमी पार्टी के यहाँ पे, मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ से ही बोल रहे थे, उनसे आज दिल्ली की जनता का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में सरकार चला रही थी, वहां पे जब चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, तो जनता ने उससे पूछा, भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के चुनाव में भी जवाब दिया, और जनता भारतीय जनता पार्टी के विश्वास, विकास और प्रयास पर मुहर लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आज दिल्ली की जनता पूछ रही है, भैया क्यों भाग रहे हैं? आप तो अल्लाह की ईमानदारी का चादर ओढ़ कर आए थे कि हम कट्टर ईमानदार होंगे। कट्टर ईमानदार, कट्टर भ्रष्टाचार कैसे हो गया? किसके कारण हो गया? क्या कांग्रेस के नाते आप भ्रष्टाचारी हो गए, या स्वयं आपने जब ये देखा कि नहीं भ्रष्टाचार करना ही हमारा अनिवार्य है, इस नाते आप भ्रष्टाचारी हो गए? आज दिल्ली की जनता पूछ रही, भैया हम विश्वास कैसे करें और किन चीजों पर विश्वास करें? आपने कहा स्वच्छ पानी देंगे, कभी पानी आता ही नहीं। अगर पानी ज्यादा आ जाएगा, समझ गया, तो केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार है। अगर पानी नहीं आएगा तो लोग पानी के बिना मर जाएंगे। तो कट्टर भ्रष्टाचारी जो है वो सुबह, दोपहर, शाम 3 तरह के झूठ बोल रहे हैं। चुनाव में अलग झूठ, चुनाव के बाद अलग झूठ, लोकसभा में अलग झूठ, विधानसभा में अलग झूठ। लेकिन जानते हैं लालचंद जी, मैं लास्ट में यही कहूंगा कि देखिए, जो झूठ की नाव है वो झूठ की नदी में बहाई जा रही थी। मुझे लगता है कि झूठ की नाव और झूठ की ये तो समझ में आ रही, ये समझ में आ रही है क्या भ्रष्टाचार और जो अव्यवस्था है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से दिल्ली से समाप्त होने वाली। जीरो मतलब जीरो, लालचंद जी लिख लीजिए। ठीक है, मैं गारंटी देकर कहता हूँ, हम लोग तो फिर मिलेंगे ही जरूर जब नतीजा आएगा। लेकिन आपके लिए चुनौती है। मैं आता हूं आपके पास, आता हूं आपके पास। धीरज, पिछली बातचीत में मैंने आपसे पूछा कि कांग्रेस कितनी मजबूती से लड़ रही है, ठीक? अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कितनी मजबूती से लड़ रही है। और पिछले मुकाबले की अगर बात की जाए, पहले जो भारतीय जनता पार्टी लड़ी 2015 में, 2020 में, उससे इस बार आपको क्या अलग दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई में? और कहीं ना कहीं आपको यह दिखाई पड़ रहा है क्या कि अगर भाजपा ये भी मान करके चल रही है कि अगर बहुत ज्यादा त्रिकोणीय मुकाबला नहीं भी होती है तो भी हमें अपने लड़ाई को इस तरह से मजबूती से लड़ना है और इस बार केजरीवाल को सत्ता से बाहर करना है, अरविंद केजरीवाल को, यह तैयारी आपको भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है इस बार?
जी बिल्कुल, आपने सही पूछा है। और जिस तरीके की तैयारी है, देखिए, आम आदमी पार्टी जिस मुद्दे के सहारे आगे बढ़ना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी उसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी से सीधे तौर पे बहस करना चाहती है। आम आदमी पार्टी झुग्गी का सवाल उठाती है तो बीजेपी झुग्गी तक पहुंचती है और लोगों को ये बताती है कि आपके लिए इतने झुग्गी का निर्माण हुआ है। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि जहां झुग्गी वहां मकान। जी। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बवाना जाते हैं और वहां पर जाकर उन्होंने 52,000 फ्लैटों को देखा और साफ तौर पे कहा कि अरविंद केजरीवाल की जिद के आगे ये फ्लैट गरीब लोगों को नहीं मिल पाया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यही हम गरीब जो सफाई कर्मी हैं उनको हम फ्लैट बना कर देंगे। तो बीजेपी ने साफ तौर पे कहा कि फ्लैट तो बने हुए हैं, आपने 11 साल में फ्लैट उनको दिया नहीं। चाहे यमुना के पोल्यूशन का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा के मुद्दा हो, चाहे दिल्ली के प्रदूषण का मुद्दा हो या दिल्ली के करप्शन का मुद्दा हो, नेक टू नेक फाइट देने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सभी विधानसभा सीटों पर आप देख सकते हैं। और अगर आप बारीक से सीट दर सीट भी अगर आप विश्लेषण करेंगे तो उस विश्लेषण में ये आपको बहुत चीजें साफ हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी की जो इस बार का जो चुनाव प्रबंधन है, भारतीय जनता पार्टी का इस बार का जो चुनावी घोषणा पत्र है, इन घोषणा पत्र से साफ तौर पर यह झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसी भरोसे नहीं है कि त्रिकोणीय मुकाबला ही हो। विनोद जी, क्या भारतीय जनता पार्टी आपको इस तरह से तैयार दिखाई पड़ रही है इस बार कि चलो त्रिकोणीय मुकाबला जितना होगा ठीक है, वो बोनस के तौर पर जितना फायदा मिल जाए, नहीं तो अपने मुकाबले की पूरी तैयारी कर रही है, जैसा कि अभी धीरज कह रहे थे? लाल जी, मैं सबका सुन रहा था, धीरज का भी सुना, सिंह साहब का भी सुन रहा था, मिहिर जी को भी बता रहे थे। तो मैं ये देख रहा हूं कि दिल्ली में सारे पार्टियों ने तो अपने अपने तरफ से मुद्दे सबने डाला है। मुद्दे के साथ साथ फ्रीबी की, रेवड़ी की, जो भी हो सकता है, सब अपने अपने तरफ से कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली का मुद्दा क्या है, ये बात कोई समझ नहीं रहा। दिल्ली के मतदाता भी अपने लिए कोई मुद्दा तो रखे होंगे। क्या दिल्ली के लोग भूल गए होंगे कि जिस पॉल्यूशन जहरीली हवा में वो 4 महीने सांस लिए हैं, दम घुट घुट के उनके बच्चों का स्कूल बंद था, अस्थमा के हजारों पेशेंट हॉस्पिटल में पड़े हुए थे। क्या दिल्ली के लोग भूल गए हैं कि कैसे यमुना की गंदगी के कारण हजारों लाखों लोग जो पूर्वांचल के लोग हैं वो छठ बनाने नहीं जा पाए थे? क्या दिल्ली के लोग भूल गए हैं कि दिल्ली में जो व्यवस्था थी कि पानी के बरसात में 4 लोग वहां करंट लगने से मर गए थे? सीधे सीधे आपने देखा एक IAS एस्पिरेंट की मौत को। तो क्या ये सारे लोग दिल्ली के भूल गए हैं? दिल्ली के लोग बस यही याद रख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी महिलाओं को 2100 रुपए दे देगी, कांग्रेस पार्टी 2500 रुपए दे रही है, बीजेपी इतनी दे रही है, यही सिर्फ रखेगी। ये सोचना गलत है। चुनाव को जिस तरीके से मीडिया कैंपेनिंग और सोशल मीडिया कैंपेनिंग में ये लोग लड़ा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी का लोगों का मूड क्या है दिल्ली में, और वो मूड क्या कह रहा है कि 12 साल के केजरीवाल के एंटी इनकम्बेंसी में कहां तक ये जो उनका अपना फ्रीबी का स्कीम है वो कितना काम कर पाएगा, ये तो अभी देखना बाकी है। जहां रही त्रिकोणीय मुकाबला, वो सब कुछ कांग्रेस पर डिपेंड करता है कि उनका अपना मुस्लिम वोट कितना वापस आता है या नहीं आता है। और अगर वापस आता है तो कांग्रेस मजबूती से दिल्ली की बार्गेनिंग की तरह ही फिर यूपी में भी करेगी, बिहार में भी करेगी, सब जगह कांग्रेस पार्टी एक अपना आधार बनाएगी। बिल्कुल। मिहिर जी, थोड़ी देर के लिए कांग्रेस को छोड़ देते हैं, कांग्रेस को थोड़ी देर के लिए माइनस कर देते हैं। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी की जिस तरह बड़े बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल जी पर, उनके लोगों पर भ्रष्टाचार के लगे, जिस तरह से कि विफलताओं की तमाम बातें आ रही है, प्रदूषण की बात विनोद जी कह ही रहे थे, कूड़े की बात जो है वो है ही, गर्मियों में पानी ना मिलना, बरसात में इतना पानी मिल जाना कि सबके घरों में घुस जाना, ये तमाम तरह के ऐसी बड़ी लिस्ट है। क्या इस बार आपको पहली बार ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कुछ ना कुछ घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं इस बार पहली बार? लालचंद जी, आज आम आदमी पार्टी की तरफ से एक किताब जारी की गई है। किताब का शीर्षक है बीजेपी की उपलब्धियां। तो कहने का मतलब इस चुनावी सीजन में बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, वो एक पॉलिटिकल गेम चलता है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। हम सब जानते हैं राजनीति है, चुनाव भी होगा, हार जीत भी होगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर आम आदमी पार्टी इसको आप इतना पानी पी पी कर कोस रहे थे, उन्हीं के मुद्दों को आपने
अपना संकल्प पत्र में स्थान दे दिया, जगह दे दिया, और साथ में ये भी ऐड ऑन कर दिया कि भाई जो कल्याणकारी योजना थी जिसके लिए आप पानी पी कर कोस रहे थे, कि आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ा कुफ्र कर दिया, फ्री पानी देकर, फ्री बिजली देकर, आप भी तो वही दे रहे हैं, साथ में सिलेंडर का आपने तड़का भी दे दिया। तो कहने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी जिस पिच की पहलवान है, चैंपियन है, उसको उसी के दांव पेच में आप कभी परास्त नहीं कर सकते। बीजेपी अति विश्वास में है। अति विश्वास करना ठीक है, कॉन्फिडेंस इज गुड, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज बैड। इस पर एसएन सिंह जी ये कह रहे हैं कि भाई आपने क्या किया, आपने उनकी चीजों को ही अपने घोषणा पत्र में शामिल कर दिया। तो जरा बताइए आपने एक्स्ट्रा क्या किया है अपने घोषणा पत्र में, या आपकी योजना में क्या है? दरअसल दिल्ली की जनता समझ रही है कि हमने क्या किया। ईमानदारी और समझदारी में यही अंतर होता है। हमने बात की पाठशाला की, उनका था मधुशाला। हमारे मित्र बताएं कि कहीं भी मधुशाला की बात हुई, जो कहा जाता था कि भाई हम दिल्ली में बड़े ईमानदारी से रहेंगे, हम कोई ऐसे कार्य नहीं करेंगे, हम तो विकास के कार्य करेंगे, हम लंदन पेरिस की तरह सड़कें बना देंगे, यमुना साफ कर देंगे, सब कुछ छोड़ के ये क्या, एक एनजीओ की रिपोर्ट आई है कि 40% नए युवक जो कभी दारू हाथ ही नहीं लगाए थे, ऐसी योजना जो केजरीवाल जो अब भी कहते हैं कि दोबारा अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इन योजना को लागू करेंगे और पूरी दिल्ली के जो युवा है उनको भ्रष्टाचार में ले आ देंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नहीं, हम विकसित भारत के संकल्प के साथ जाते हैं, हम मोदी जी के उस गारंटी के साथ जाते हैं जो अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करती है। हम बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों को तो पूरा करेंगे ही। हम दिल्ली का वह विकास करेंगे। दिल्ली देश की राजधानी है। हर प्रदेशों में अलग अलग लोगों की सरकार हो सकती है, लेकिन दिल्ली संपूर्णता के भाव से ठीक है। मिहिर जी वो कह रहे हैं, मिहिर जी वो कह रहे हैं कि लोक कल्याण वाला तो जारी रहेगा ही। हाँ सुनिए ना, अभी इनकी वर्तमान जो मुख्यमंत्री है, शायद अब वो नहीं है मुख्यमंत्री और ना आगे होने वाली है, उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम पुनः वही भ्रष्टाचार वाली योजना, वही 2 बजे तक दारू बेचने वाली योजना, वो फ्री में फ्री देने वाली मिहिर जी का मुझे रिएक्शन लेने दीजिए। जैसा मिहिर जी को नहीं, मिहिर जी वो कह रहे हैं कि भाई वो योजना तो हम जारी रखेंगे, लेकिन ज्यादा पारदर्शिता के साथ, ज्यादा कुशलता के साथ, और अतिरिक्त जो हमारी चीजें हैं वो तो हैं ही, वो तो अलग से हैं। और मधुशाला नहीं, पाठशाला, मधुशाला नहीं। मिहिर जी आपका रिएक्शन। दिल्ली में आप जिस किसी भी इलाके में रहते हो सिंह साहब, मेरा एक विनम्र निवेदन आपसे है, 10-15 किलोमीटर दूर जाएंगे तो हरियाणा में प्रवेश कर जाएंगे, 10-15 किलोमीटर उधर जाएंगे तो यूपी में प्रवेश कर जाएंगे। जिस मधुशाला की आप बात कर रहे हैं, तो वो मधुशाला तो वहां हर कदम पर दिखती है। इसमें एक बात अलग है कि दिल्ली की जो शराब नीति रही और उससे संबंधित जो घोटाले की बात है वो एक अलग इशू है। और कोई बताइए ना, उस पर अभी भी दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। उसके लिए आज उपलब्धियों की किताब आ गई है, उसकी एक प्रति निःशुल्क भिजवा दूंगा। एक उपलब्धियों की किताब आ गई है, भिजवा दूंगा निःशुल्क। और सबसे बड़ी बात ये है, दिल्ली के लोगों को किताब तो वो भी बहुत पहले से जारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। शुक्रिया एसएन सिंह जी, मिहिर जी, शुक्रिया विनोद सर जुड़ने के लिए, और धीरज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो आज के इस वक्त में हमने बात की कि दिल्ली का मुकाबला कितना त्रिकोणीय होगा और क्या इसका असर हो सकता है, और त्रिकोणीय अगर कम त्रिकोणीय होता है तो क्या असर होगा। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।